क्या आप सोच सकते हैं कि एक वक्त था जब ईरान और इजराइल एक दूसरे के बहुत गहरे स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी थे, लेकिन आज वो एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये सब कुछ बदला कैसे? कैसे दो पार्टनर्स के बीच इतनी गहरी दुश्मनी पैदा हो गई? आइए इस पेचीदा और हैरानकुन तारीख की तहों को खोलते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए चलिए एक लम्हे के लिए मुस्तकबिल में चलते हैं, एक ऐसे मंजरनामे में जो बहुत से माहिरीन मौजूदा हालात को देखते हुए पेश कर रहे हैं। तसव्वुर कीजिए, साल है 2026, फरवरी का महीना, और कई दहाइयों से जारी सरजंग एक खुली तबाहकुन जंग में बदल चुकी है। 28 फरवरी 2026 हमारे इस मंजरनामे में ये वो तारीख है जब अमेरिका और इसराइल एक साथ मिलकर ईरान के खिलाफ एक बहुत बड़ी फौजी मुहिम शुरू करते हैं। ये मशरक़ वुस्ता की तारीख में एक नए और कहीं ज़्यादा ख़तरनाक बाब का आगाज़ है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस ऑपरेशन का ऐलान कुछ इन अल्फाज में किया, यह जवाब पेश करते हुए कि इसका मकसद एक इंतहाई शरीर और बुनियाद परस्त आमरीत को अमरीका के लिए खतरा बनने से रोकना है। और ये हमला असल में दो तरफा था। एक तरफ अमेरिका ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को लीड कर रहा था, जिसमें सिर्फ पहले 24 घंटों के अंदर 1000 से ज़्यादा अहदाफ को निशाना बनाया गया। वहीं दूसरी तरफ इसराइल ने ऑपरेशन रोरिंग लाइन शुरू किया, जिसमें 500 से ज़्यादा फौजी ठिकानों पर हमला किया गया। और फिर वो हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई का कत्ल। तो ये सब देखकर असल सवाल तो वहीं रहता है, 50 साल पहले तो ईरान और इजराइल स्ट्रेटेजिक पार्टनर थे। आखिर हालात यहां तक पहुंचे कैसे? इस सवाल का जवाब तारीख के पन्नों में छुपा है। आइए वक्त में पीछे चलते हैं, इस दौर में जब इन दोनों मुल्कों के बीच एक बहुत ही गैर मुतवक्के इत्तेहाद कायम था। ये इत्तेहाद एक खास हिकमत अमली पर मबनी था, जिसे पेरिफेरी डॉक्ट्रिन कहा जाता था। इसका सीधा सा मतलब ये था कि मशरिक़ वस्ती के गैर अरब ममालिक यानी ईरान और इजराइल अपने मुश्तरका दुश्मन का मिलकर मुकाबला करेंगे, जो इस वक्त मिस्र की क़यादत में उभरती हुई अरब कौम परस्ती थी। इस टाइमलाइन पर नज़र डालें तो पता चलता है कि ये इत्तेहाद कितना गहरा था। 1950 में ईरान ने इसराइल को तस्लीम किया। फिर 1957 में इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान की बदनाम ज़माना खुफिया पुलिस सावाक को बनाने और उसे ट्रेनिंग देने में मदद की। यहाँ तक कि 1970 में दोनों मुल्कों ने प्रोजेक्ट फ्लावर के नाम से एडवांस मिसाइल बनाने का एक खुफिया मंसूबा भी शुरू कर दिया था। ये सिर्फ सिफारती ताल्लुकात नहीं थे, ये एक बहुत गहरी फौजी और इंटेलिजेंस पार्टनरशिप थी। लेकिन फिर आया 1979 और इस्लामी इनकलाब ने ना सिर्फ ईरान का सियासी नक्शा बदला, बल्कि इसराइल के साथ उसके ताल्लुकात को हमेशा के लिए तोड़कर रख दिया। और ये तब्दीली बिल्कुल रातों रात आई। इनकलाब से पहले पॉलिसी इत्तेहाद की थी। इसराइल एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर था और तेहरान में उसका सफारतखाना काम कर रहा था। लेकिन इनकलाब के बाद पॉलिसी बन गई सिहोनी हुकूमत की तबाही की। इसराइल को छोटा शैतान कहा जाने लगा और उसके सफारतखाने पर ताला लगाकर इसे फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO के हवाले कर दिया गया। तो अब सीधे इत्तेहाद की जगह ले ली एक ऐसी जंग ने जो कई दहाइयों तक चली, जिसे कहते हैं शैडो वॉर या प्रॉक्सी जंग। मतलब दोनों मुल्क बराह रास्त लड़ने के बजाय दूसरे ग्रोहों और तरीकों से एक दूसरे को निशाना बनाने लगे। इस नई हिकमत अमली का जो मरकज़ी नुक्ता था वो था महवर मुज़ाहमत का क़याम। ये असल में ईरान की क़यादत में इलाक़ाई मलीशियाओं का एक ऐसा इत्तेहाद था जिसका मकसद मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी और इसराइली असर व रसूख को चैलेंज करना था। तो इस नेटवर्क में आखिर था कौन कौन? लेबनान में हिज़्बुल्लाह, फ़िलिस्तीनी इलाक़ों में हमास और इस्लामी जहाद, यमन में होती तहरीक और शाम और इराक में फैली हुई मुख्तलिफ मिलिशियाज़। इस प्रॉक्सी नेटवर्क के ज़रिए ईरान ने बहुत मौसर तरीके से इसराइल को कई महाज़ों पर घेरने की कोशिश की। अब जाहिर है उसके जवाब में इजराइल खामोश नहीं बैठा। उसने भी खुफिया कार्रवाइयों का सहारा लिया। उसमें तखरीबकारी और कत्ल की एक पूरी मुहिम शामिल थी, जैसे कि स्टक्सनेट साइबर हमला, जिसने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बुरी तरह मुतासिर किया, और साथ ही ईरानी एटमी साइंसदानों का कत्ल। और इस सारी कश्मकश के बीच जो सबसे खतरनाक मामला था वो था ईरान का जौहरी प्रोग्राम। यही वो मसला था जो इस शैडो वॉर को खुली जंग के दहाने पर ले आया। आप देखें कि सफारतकारी कैसे एक एक करके नाकाम होती गई। 2015 में एक तारीखी जौहरी मुआहदा तो हुआ, लेकिन ये उम्मीद ज़्यादा देर नहीं चली। 2018 में अमेरिका इस डील से निकल गया, जिसके बाद ईरान ने भी अपनी जौहरी सरगर्मियां बहुत तेज़ कर दीं
اور پھر سال بہ سال کشیدگی بڑھتی ہی چلی گئی، یہاں تک کہ ہمارے منظرنامے کے مطابق جون 2025 میں امریکہ نے ایرانی جوہری تنصیبات پر حملہ کر دیا اور فروری 2026 میں مذاکرات کی آخری کوشش بھی ناکام ہو گئی۔ تو جب بات چیت ٹوٹی تو داؤ پر کیا لگا ہوا تھا؟ صرف یہ ایک عدد سب کچھ بتا دیتا ہے، 400 کلو گرام۔ یہ ایران کے پاس موجود 60% تک افزودہ یورینیم کا ذخیرہ تھا، اور یہ مقدار ایک ایٹم بم بنانے کے لیے جو 90% افزودہ یورینیم چاہیے ہوتا ہے، اس سے صرف ایک ٹیکنیکل قدم دور تھی۔ اب ہم واپس آتے ہیں اپنے منظرنامے میں، جہاں دہائیوں کی یہ کشمکش بالآخر 2026 کی جنگ کی صورت میں پھٹ پڑی، اور اس نے پورے خطے کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ تو اس جنگ کی فوری وجوہات کیا بنی؟ یہ ایک طرح سے پرفیکٹ طوفان تھا۔ ایران کے اندر 2025-26 کے مظاہروں نے حکومت کو کمزور کر دیا تھا۔ اسی دوران اسرائیل کو یہ لگ رہا تھا کہ محور مزاحمت بھی کمزور پڑ چکا ہے، اور جب اس میں جوہری مذاکرات کی ناکامی اور ایران کا ایٹم بم کے بالکل قریب پہنچنے کا عنصر بھی شامل ہو گیا تو جنگ تقریباً ناگزیر ہو گئی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے آپریشن ایپک فیوری کی قیادت کی۔ اس آپریشن کا پیمانہ اتنا بڑا تھا کہ اس میں کئی کیریئر اسٹرائک گروپس اور سینکڑوں جدید ترین طیارے شامل تھے۔ امریکی قیادت کے مطابق اس فوجی مہم کے مقاصد بالکل صاف تھے، بالکل واضح تھے: ایران کے میزائل کے خطرے اور اس کی بحریہ کو تباہ کرنا، اور یہ یقینی بنانا کہ وہ کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہ کر سکے۔ تو پرانا نظام بکھر چکا ہے، دہائیوں کی پراکسی جنگ ایک کھلی لڑائی میں بدل چکی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس بکھری ہوئی بساط پر مشرق وسطیٰ کا مستقبل کیا ہوگا؟